कांग्रेसी समझ नहीं पा रहे, कांग्रेसियों को इस बात को आत्मसात करने में मुश्किल हो रही है कि अब कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं है वो। आखिर ऐसी क्या आफत आ गई थी कि दिल्ली के अंदर आपने आरएसएस बीजेपी से बढ़कर आप पर हमला करना था, और 13 सीटें हरवाई हैं आपने। जस्टिस काटजू ने कल एक बात कही है कि अब आप जो है रोटी रोजी, महंगाई, बेरोजगारी, हिंसा, इस सब की चिंता मत कीजिए, आप गंगा नहाइए। देश की जो विपक्ष पार्टियां, जो विपक्षी दल हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम बीजेपी से लड़ना चाहते हैं, उनको एक चीज तो अब समझ में आ जानी चाहिए कि हिंदुत्व का कोई दूसरा ब्रांड रख के बीजेपी आरएसएस से मुकाबला नहीं कर सकते। वो तो उन्होंने सम्मानित होना होगा उसमें। हमारे देश का जो चुनाव की प्रणाली है वो पैसे, डंडे और भावुक इश्यूज उठाने के बाद आपने बहुमत लाने की जरूरत भी नहीं है। आपने बहुत थोड़ा सा, सारे वोटर्स का 25% भी आप ले आएंगे तो आप चुनाव जीत सकते हैं। गुड इवनिंग, जय भीम दोस्तों। दिल्ली चुनाव संपन्न हो चुका है। बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री है। 48 सीट, आम आदमी पार्टी 22 सीट और कांग्रेस 0, बसपा 0.58 वोट आया बसपा को, और नोटा से बसपा का कंपटीशन था, बस आसी पास दोनों है। लेकिन लंबे समय से अरविंद केजरीवाल पे यह आरोप लगता रहा कि बीजेपी की बी टीम, और चुनाव में कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी की बी टीम है। अन्ना आंदोलन से अरविंद केजरीवाल उभरे थे राजनीतिक फलक पर और लगातार 10 सालों से सत्ता में बने हुए। इसके पहले भी थोड़े दिन सत्ता में वो थे। लेकिन एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अन्ना आंदोलन आपको याद ही होगा। उस आंदोलन के बाद जब सरकार बदल गई तब अन्ना कहाँ विलुप्त हो गए, कोई पता नहीं है। ये फोटो 2011 की बताई जा रही है, सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। और इस फोटो को पहले गौर से देखिए। राजनाथ सिंह है, जसवंत सिंह है, वेंकैया नायडू हैं, मुरली मनोहर जोशी हैं, और सुषमा स्वराज हैं, लाल कृष्ण आडवाणी है, अरुण जेटली। अन्ना हजारे कैमरे की ओर देख रहे हैं और किरण बेदी के साथ अरविंद केजरीवाल किसी कागज पर गुफ्तगू करते हुए नजर आ। तो क्या वो अन्ना आंदोलन सब प्रायोजित था? क्या सब ये कॉर्पोरेट और आरएसएस बीजेपी की प्लानिंग थी? बहरहाल इस फोटो पे अभी आम आदमी पार्टी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इस पे चर्चा जरूरी है। कौन इसका बी टीम? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। जाने माने एक्टिविस्ट, ऑथर शमसुल इस्लाम साहब इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे चर्चा करेंगे विस्तार से कि आखिर दिल्ली जो इलेक्शन हुआ है, जिस तरह का रिजल्ट आया है, वो कैसे है, क्या है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट है शमसुल साहब, कई किताबों को लेखक है, आरएसएस पे विस्तार से इन्होंने काम किया है। तो समझने की कोशिश करेंगे कि आरएसएस की मोडस ऑपरेंडी क्या है। क्या कांग्रेस को वीक करने के लिए, कमजोर करने के लिए प्लांट तरीके से अन्ना के झंडे तले वो आंदोलन को बढ़ाया गया था और सब आपस में खेल हो, ये प्लानिंग थी। ये तमाम पहलू हैं जिस पे चर्चा होगी। स्वागत है सर, जय भीम। जी, बहुत धन्यवाद। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। साथी रतनलाल, ये जो दिल्ली के चुनाव के जो नतीजे हैं, ये इनका कोई भी सरलीकरण वाला विश्लेषण नहीं हो सकता। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, और मैं एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के तौर पे, और खास तौर पे लगभग 40 साल मैंने इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जो पढ़ाया, तो मैं एक सबसे पहले बात जो रखना चाहता हूं अपने सुनने वाले दोस्तों को सामने कि और ये आपके हारने का और बीजेपी की जीत के बाद मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं कहता रहा हूं बराबर सोशल मीडिया पर, कि हमारे देश का जो चुनाव की प्रणाली है वो पैसे, डंडे और भावुक इश्यूज उठाने के बाद आपने बहुमत लाने की जरूरत भी नहीं है। आपने बहुत थोड़ा सा, सारे वोटर्स का 25% भी आप ले आएंगे तो आप चुनाव जीत सकते हैं। देखिए, जरा सा आंकड़े देखिए। अगर इसको नहीं समझेंगे तो ये सारा खेल जो हो रहा है, और ये
कांग्रेसी जो थे इसको खत्म करा सकते थे, इसको रोक सकते थे, लेकिन वो भी इसका फायदा उठा रहे थे। देखिए 61-60.45 लोगों ने वोट दिया है, 100 में से 65 लोगों ने वोट दिया है। मैं 4-5 को भी एक मान ले रहा हूं, 65 लोगों ने वोट दिया है, ठीक है जी। यानी 29 लोग तो वोट देने ही नहीं आए, 29 लोग वोट देने नहीं आए, और 29 लोग जो वोट देने नहीं आए, यानी हम इनको 61 लोगों को हम फिर 100% मान लें एक बार, और उसमें बीजेपी को मिले 45.76, यानी आप मान लीजिए 46%। आपको वोट मिले हैं 43.57, कांग्रेस को मिले 6.36। तो 2% का फर्क है बीजेपी और आप में, लेकिन उनको 48 मिल जाते हैं, इनको 22 मिल जाते हैं। इससे ज्यादा, माफ कीजिएगा, इससे ज्यादा बड़ा रेप वोटर्स का जो रुझान है, या वोटर ने जो वोट दिया है, उससे बड़ा जुल्म और अत्याचार नहीं हो सकता है। हालांकि ये भी सही है कि इससे पहले आप भी इसी तरह के बंटवारे की वजह से जीती थी, पर सवाल यह है कि हम इस देश के नागरिक के तौर पर जो बाबा साहब के संविधान को बचाना चाहते हैं, क्या वो इसको समझेंगे कि आज जो बीजेपी की जो दिल्ली में सरकार बनी है, मोदी जी रहे हैं, उसमें क्या क्या, कौन, अमित शाह ने उसका कमान खुद खेल लिया, 5000 मीटिंग्स कर दी आरएसएस के लोगों ने, जो बता रहे हैं कि हमने 5000 मीटिंग कर दी। आपने दिल्ली के जो वोटर है उसका कितना प्रतिशत वोट लिया है? आपने 30% से भी कम वोट लिया है आपने, और आपका 2% वोट कम है, 2% वोट कम है, लेकिन उनको आधे से भी कम आपके बराबर सीट मिली है। इसको आप इंसाफ कहते हैं? इसको दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र कहते हैं? दुनिया के जिन बड़े प्रजातंत्र की आप बात करते हैं, यानी वो ये कहते हैं कि वो आदर्श प्रजातंत्र है। आप फ्रांस लीजिए, जर्मनी लीजिए, आप अमेरिका तक लीजिए, वहां पर लगभग एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, वहां पर एक अनुपातक होता है कि आपको जितने % वोट मिले उसके हिसाब से आपको उतनी सीट आपको अलॉट कर दी जाएंगी। ये भारत के प्रजातंत्र को कभी जिंदा नहीं रहने देगा, ये जो चीज है। यानी इसका मतलब यह है, आप जनता के जो नागरिक हैं इस देश के, उसका 1/3 के करीब का आप रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद आप 2/3 बहुमत वाली सरकार बना लेते हैं, इसका मतलब है एब्सोल्यूट मेजोरिटी आपके खिलाफ है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी ने आपको वोट नहीं दिया। अगर तो हर इलेक्शन के लिए लोकसभा, विधानसभा, काउंसलर, सब इलेक्शन के लिए ये लागू है, आप जो कह रहे हैं, ये लागू होता है। और उसमें आप ये देखिए, जो अस्थिरता बनी हुई है, पॉलिटिकल अस्थिरता बनी हुई है, वो इसलिए बनी हुई है कि हमने एक बहुत फॉल्टी सिस्टम को हमने अडॉप्ट किया हुआ है। अब आप देखिए कि 43.57, आप 6.36, ये कांग्रेस, ये हो गया 50% से ज्यादा हो गया। 50% से ज्यादा वोट जिन लोगों ने दिया है उनको सिर्फ 22 सीट मिली है। कांग्रेस को जो 7% वोट मिला है उसमें उनको एक भी सीट नहीं मिली है। तो ये तो, यानी इस पर अगर ये देश सोचेगा नहीं तो बहुत गड़बड़ होगा। अच्छा, दूसरी बात कि आप क्या है, ये आप फोटो भी इसको बहुत साफ कर रहे हैं। आप क्या हैं, केजरीवाल साहब क्या हैं, वो सब जानते हैं। वो तो आपने अगर बात करनी हो तो प्रशांत भूषण जी से आप पूछिए, आप यादव जी से पूछिए, अपने जो जोगिंदर यादव जी से पूछिए कि वो ये कहां से चलकर ये कहां पहुंचा था, और ये किस करवट केजरीवाल ने आपको पहुंचाया था, आपको ये लेकर गए थे कि आप एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व को लेकर आरएसएस बीजेपी से कंपटीशन रहा है। यानी ये बंदा इस हद तक गया कि गांधी जी का फोटो निकालकर नोटों से उस पर लक्ष्मी का फोटो कर दिया जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। राम के जवाब में लक्ष्मी, गणेश, और राम के जवाब में हनुमान ले आए। इन्होंने सिख ग्रंथियों को, मंदिर के पंडितों को बात की कि उनको इतनी तनख्वाह मिलेगी, लेकिन इमामों के लिए इनके पास कुछ नहीं था। ये दिल्ली के जो दंगे हुए,
दिल्ली में जो हिंसा हुई मुसलमानों के खिलाफ, उसमें ये बिल्कुल चुप रहे, बल्कि इन्होंने सारी इजाजत दी कोर्ट को कि इन पर मुकदमा चलाया जाए। कन्हैया कुमार हो या दूसरे साथियों, उन पर उन्होंने परमिशन दी इनकी सरकार ने। इन्होंने जो मुसलमान जो इनके टिकट पर कॉरपोरेशन में चुनकर आए थे या एमएलए चुनकर आए थे, जब उन पर मुकदमे चले तो उनको निकालने का काम किया, उनको किसी भी तरह की मदद करने। राजेंद्र पाल गौतम 22%। राजेंद्र पाल गौतम जी, वो मैं आ रहा था भाई, बहुत शुक्रिया। राजेंद्र पाल गौतम किस लिए? क्योंकि उन्होंने बाबा साहब का एक प्रतिज्ञा पत्र जो है उसको पढ़ा दिया था, बिल्कुल बिना किसी शर्म के, और इतनी बदतमीजी के साथ उनको निकाला गया, उनको बाहर किया गया। तो ये देखिए, एक चीज, इस देश के जो विपक्ष पार्टियां, जो विपक्षी दल हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम बीजेपी से लड़ना चाहते हैं, उनको एक चीज तो अब समझ में आ जानी चाहिए कि हिंदुत्व में, वो हिंदुत्व का कोई दूसरा ब्रांड रख के बीजेपी आरएसएस से मुकाबला नहीं कर सकते। वो तो उन्होंने सम्मानित होना होगा उसमें, वो जो है खत्म हो जाएंगे। और ये जो केजरीवाल बुनियादी तौर पे आरएसएस के आदमी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब ये केजरीवाल का और ये महाराष्ट्र का जो बाबा है, जब इनका आंदोलन चला था, मैं जिस नुक्कड़ नाटक संगठन से आता हूं वो काफी काम करता है, निशान नाट्य मंच उसका नाम है। हमारे पास हजारों नियंत्रण, और किस किस ने इनवाइट नहीं किया था, लेकिन हमने कहा कि नहीं, ये तो आरएसएस का खेल है। और ये जो करप्शन और ऑप्शन का तो कुछ नहीं है। करप्शन पर तो आप ये बताइए कि बीजेपी के मेंबर्स, बीजेपी का जो प्रेसिडेंट था, उसने हथियार बेचने के नाम पर कितने पैसे खाए थे। तो ये करप्शन को लेकर आप कोई मनमोहन सिंह को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, तो ये तो बड़े अटपटी और बड़े मजाक वाली बात होगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक जो ये देश पता नहीं कहां पहुंच गया और आगे कहां जाकर खत्म होगा, और ये बहुजन और माइनॉरिटीज और सारे जो दबे कुचले एक नहीं होंगे। देखिए, अब एक बात तय हो गई है। जस्टिस काटजू ने कल एक बात कही है कि अब आप जो है रोटी रोजी, महंगाई, बेरोजगारी, हिंसा, इस सब की चिंता मत कीजिए, आप गंगा नहाइए, आप गंगा नहाइए। और उसके बाद जिस तरह से भारत के लोगों को बेड़ियां पहनाकर, उनके पैरों के अंदर बेड़ियां डालकर, हाथों में हथकड़ी डालकर, और उनके पेटों पर वो जो अंग्रेजों के जमाने के अंदर जो डाले जाते थे, उनको उसको एक लोहे का एक घेरा सा डाला जाता था, वो भी हो रहा हो, लेकिन मोदी जीतेंगे। और ये सब होने के बावजूद आप सैकड़ों लोगों को मरवा दीजिए, हजारों को मरवा दीजिए, या 30 मान लीजिए, मैं 30, जिसका आज तक वो नाम बताने की उनकी औकात नहीं है, वो नाम नहीं बता पा रहे हैं वो 30 लोग कौन है। ये हम जानते हैं कि कैसे लोग कह रहे हैं, एक औरत कह रही है मैं बेहोश हो गई थी, पुलिस वालों ने कहा इसको गंगा में डालो, ये मर गई है। किस तरह से लोग डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए घूम रहे। ये सारे हिंदू हैं, ये सारे जो अमेरिका से आए ये हिंदू है। यानी अब एक बात तय है, मोदी जी इस्लाम, मुसलमान, ईसाई करते करते अब उनको हिंदुओं की भी कोई चिंता नहीं है। और अब इस देश का जो 80% हिंदू वोटर है, उसको भी इसकी चिंता नहीं है कि मोदी जी हिंदुओं के साथ क्या कर रहे हैं। वो जो है, उन्होंने एक ऐसा हिप्नोटाइज किया है, और उसमें आरएसएस का बड़ा रोल है कि मुसलमान, ईसाई से अब हिंदुओं पर बात आ गई है। लेकिन उसके बावजूद भी वो दिल्ली शहर के अंदर जहां 12-13% मुसलमान वोट है, जहां ज्यादा 80% हिंदू ही वोट है, वो पूरा हिंदू वोट जो है वो जैसा भी टूटा फूटा है वो उनको देगा। और आपको आज शर्म आनी चाहिए इस बात को जानकर कि उनको जहां भी सीट्स मिली हैं, वो इलाके हैं जो दलितों के इलाके हैं, जो बहुजन के इलाके हैं, जो माइनॉरिटीज के इलाके हैं, जी, मुस्लिम इलाके हैं, जो वर्किंग क्लास के इलाके हैं, अब ये इस चुनाव से बहुत पहले हम लोग ओखला के मजदूरों के अंदर हम जाकर काम करते हैं, हमारा नुक्कड़ नाटक संगठन काम करता है। कितने प्रदर्शन है केजरीवाल के घर के बाहर। जो बच्चियां जो आंगनवाड़ी में काम करते हैं, 20-20 हजार आंगनवाड़ी बच्चियों के जो प्रदर्शन है, कभी आप जाइए और वहां जाकर सुनिए कि उनके साथ आपने क्या किया है। आपने न्यूनतम मजदूरी लागू नहीं की, आपने एक बहुत करप्ट आदमी को,
एक बहुत करप्ट आदमी को, यानी मैं इस पर नहीं कह रहा हूं उन पर मुकदमे में क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको हेल्थ मिनिस्टर बनाया यहाँ पर। और हेल्थ मिनिस्टर, आप जो सरकारी दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं, उन अस्पतालों के डॉक्टरों को और कर्मचारियों से पूछिए कि कैसे वहां पर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस को अपॉइंट किया गया। इस तरह से अपॉइंट किया जाता था कि कितनी उगाही करेंगे वो। ये बड़े 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 शर्म की बात है। और आपका आपका राजनीति में, आप राजनीति, कौन सी राजनीति करना चाहते हैं? आज आपकी पंजाब में सरकार है, पंजाब की सरकार ने किसानों के साथ क्या किया है, क्या फायदा पहुंचाया है उनको, क्या क्या चीज लागू की है, वो इसको उनको बताना चाहिए। अच्छा, अब मैं जरा सा डॉक्टर दलाल कांग्रेस पर भी बात करना चाहूंगा। जी 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 जी, देखिए, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस का आरएसएस से लड़ने वाला जो उनका पूरी सोच है, जो राहुल और उनकी बहन जो कोशिश कर रहे हैं, ये सब है, ये पूरी कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है या उनकी नहीं चल पा रही है। अब आप देखिए कि आप जो है वो बीजेपी का दूसरा रुख है, ये उसकी बी टीम है। मैं एक मिनट के लिए मान लेता हूं कि इसकी बी टीम है ना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और उससे भी बड़े सबूत हैं। तो आपने दिल्ली के चुनाव में ही वो साबित करना है। दिल्ली के चुनाव में फिर आपका आरएसएस बीजेपी को डिफीट करने का क्या हुआ? आपने शिवसेना के साथ, बाल ठाकरे की शिवसेना के साथ तो आपने समझौता किया, जो ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे, हम उससे जरा सा भी नहीं हटे। आप ये कहते हैं कि वो कहते हैं सावरकर हमारे खुदा हैं, सावरकर हमारे हीरो हैं, और आप उस पर चुप रहते हैं। तो आखिर ऐसी क्या आफत आ गई थी कि दिल्ली के अंदर आपने आरएसएस बीजेपी से बढ़कर आप पर हमला करना था, और 13 सीटें हरवाई हैं आपने। यानी ये बिल्कुल पक्का है कि 13 सीटें आपने हरवाई, और 13 सीट हो जाती तो अब आप जरा सा देखिए, 22 के अंदर 13 और हो जाती तो 35 हो जाती, 35 हो जाती। और मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए उनको 6.36% जो वोट मिला है, इसमें से 2% नहीं मिलता, वो आपको वोट नहीं देते, 4% तो मिलता, 4.5% तो मिलता। तो आप अगर इस कहावत का कोई अच्छा जीता जागता उदाहरण आपको चाहिए अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, तो वो इससे आप अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। और बिहार के अंदर आप इसी तरह की बेवकूफी करेंगे तो कांग्रेस को ये देश जो है चाहेगा कि उसको टाटा कर दे हमेशा के लिए। यानी ये जो है बहुत बहुत खराब स्थिति है। आप कांग्रेसी समझ नहीं पा रहे, कांग्रेसियों को इस बात को आत्मसात करने में मुश्किल हो रही है कि अब कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं है वो, अब वो कोई बहुत महान पार्टी नहीं है। और उनको ये आप जैसे संगठन या आरएसएस बीजेपी के तमाम लोग कांग्रेस में भी घुसे थे जो इस जगह पहुंच गए, लेकिन राहुल गांधी और जो उनकी बहन है और सोनिया गांधी जानबूझकर खड्डे में गिरेंगे, ये बात समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आप जो भी है, आप जैसी भी है, आप आरएसएस बीजेपी को हरवाना चाहते हैं ना। क्या आप ये बोलेंगे कि बंगाल के अंदर जो है ममता बनर्जी, जिसकी जान लेने को आरएसएस बीजेपी वाले पड़े रहते हैं, हमारे लेफ्ट के साथी कई इस बात को मेरे से उनका विरोध भी हो सकता है और होना भी चाहिए कि आप दुश्मन आरएसएस को हराने के लिए दुश्मन और दोस्त चुनेंगे या नहीं चुनेंगे। आप अगर बंगाल के चुनाव 1 साल के बाद है तो आप जाकर क्या करेंगे कि मोदी हमारा असली दुश्मन नहीं है, हमारा असली दुश्मन ममता है। ये मुझे लग रहा है कि ये एक्सपेरिमेंट कांग्रेस कर सकती है अपने खत्म होने के लिए, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को इस देश की जनता नहीं करना चाहेगी। और कांग्रेस का ये जो 6.36% वोट है, ये 0 हो जाएगा। ये ज्यादा दिन आपकी बेवकूफियों को जनता नहीं सह सकती है। आपको नहीं सहा, आपको देखिए कैसे किनारा कर दिया, और उसके बाद बड़े बड़े जो आए, और मोदी जी का आज चल रहा है, क्योंकि वो किस तरह से पाखंड कर सकते हैं,
किस तरह की भाषा बोल सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन ये के 12 लाख तक का फ्री हो गया, इसको पूरा उन्होंने परमिशन करने दिया। उसके बाद मोदी जी इस देश में इतिहास में जो 9 बार चुनाव में उसमें 7 बार वो या तो कहीं पूजा के लिए गए होते हैं या स्नान कर रहे होते हैं या कर रहे, उसमें से 5 बार बीजेपी जीती है। इसको इलेक्शन कमीशन इसको नहीं देख पाता है कि यहाँ वोटिंग हो रहा था और वो पहुंचे हुए थे कुंभ, और कुंभ में वो उन बच्चों को, उन परिवारों को नहीं मिल रहे थे जिनके लोग मारे गए। मैं कह रहा हूं आपके हिसाब से 30 मारे गए, कम से कम उनको ही बुला के तो मिल लेते, उनको तो सांत्वना, उनको तो कंडोलेंस कर देते। वहां तो उनको 2-2 लाख रुपए का चेक दे देते उनको पहचान कर। लेकिन वो तो आप पता ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि सैकड़ों की तादाद के अंदर है वो जो जिनकी मैं इनको हत्या ही कहूंगा, क्योंकि एक्सीडेंट्स जो होते हैं ये कोई जो गरीब लोग होते हैं वो नहीं उसके जिम्मेदार होते हैं, जिम्मेदार कोई दूसरे होते हैं। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और बदकिस्मती से कांग्रेस इस पूरी लड़ाई को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दे रही है। और ये जो गेम खेला, ये जो जुआ खेला कांग्रेस ने, कौमी कपूर जी जो बहुत सीनियर और जो बहुत मशहूर जर्नलिस्ट हैं, इंडियन एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हुई हैं, उन्होंने कहा कि ये क्या माखन नाम है दिल्ली का जो लीडर है इनका, अजय माकन, अजय माकन, अजय माखन ने फोर्स किया, अजय माकन ने फोर्स किया कि इसको ये सब कराइए। और उसके बाद कैसे कैसे लीडर्स को आपने उतार के उनकी भी भत पिटवाई। अब ये देखिए, मुझे एक आदमी का बहुत अफसोस है, वो है सिसोदिया की जो हार है, जो फरहाद सूरी जो 7,000 वोट लेकर गए और वो 600 वोटों से हार गए या 300 वोटों से हार गए। मुझे लग रहा है कि सिसोदिया जो है बहुत बुनियादी काम एजुकेशन वगैरह को लेकर कर रहे थे। लेकिन मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि मुझे खुशी नहीं हुई आतिशी के जीतने पर। उनके पिताजी हमारे दोस्त हैं, बहुत करीबी दोस्त हैं, लेकिन आतिशी ने एजुकेशन का काम देख के पूरा बंटाधार कर दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी की वो इंचार्ज थी, उन्होंने सारा आरएसएस की भर्ती कराई दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के जो सारे कॉलेजेस थे। तो आतिशी के जीतने का मुझे बहुत दुख है कि उनको जरूर जनता ने सजा देनी चाहिए थी। सर, पिछले चुनाव से इस चुनाव में 10% आम आदमी पार्टी का वोट गिरा जी, और वो बाबा साहब की गांधी के फोटो हटा दिए थे, बाबा साहब भगत सिंह के फोटो लगा लिए थे। जी। और तो उनका मेन जो बेस था वो तो बनिया अलायंस तो था ही अलग, लेकिन दलित और मुसलमानों ने जम के वोट दिया पिछले 2 इलेक्शन जमकर। जी। लेकिन क्या ये जो सिंबोलिज्म कर रहे थे, वो जो भीम फेलोशिप था, वो तो मुझे 10 साल में 5 लोगों को मिला और वो भी 5 लाख रुपए है। तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन एग्जीक्यूशन के लेवल पे नहीं हुआ। राजेंद्र पाल गौतम जी को आपने हटा दिया, बाबा साहब से आशीर्वाद मांगते रहे कि हम संविधान बचाएंगे, आशीर्वाद दीजिए। तो क्या इनका चेहरा जो है वो अच्छा? देखिए, कई लोग ये व्याख्या कर रहे हैं कि बहुजनों ने, दलितों ने बीजेपी को वोट दिया, ये झूठ है। वो निकले नहीं वोट देने, उनमें कोई उत्साह नहीं था। मैं क्योंकि नॉर्थ दिल्ली के इलाके में जो चुनाव की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें मैं काफी करीब से जुड़ा रहा, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे टीचर्स वहां रहते हैं। अगर बहुजन बीजेपी के साथ चला गया होता तो ये उनका 45.76% वोट नहीं मिलता, उनको ये 55-60% वोट मिल जाता। अच्छा, वो खामोश रहा। 2% डिफरेंस है ना, 2% डिफरेंस है, 2% बीजेपी आप में 2% डिफरेंस। अगर ये बहुजन, क्योंकि बीजेपी बोले ना बहुजन उनके साथ आके, ये झूठे, बहुजन घर बैठ गया। बहुजन ने जो निराश किया आपने और इस केजरीवाल ने, वो घर बैठ गया। मुसलमान की मजबूरी थी कि उसके बावजूद आपको जितवाया है, मुसलमान ने आपको जितवाया, इसके बावजूद के उन पर आपने जख्म लगाए। रिजर्व सीट में 12 में से 8 आम आदमी पार्टी के पास है अभी। जी, और उनका जो परसेंटेज डाउन गया है, उसमें वो वोट देने आए नहीं, कार्यकर्ता बने नहीं। आशुतोष ने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया है कि आपके वो दलित कार्यकर्ता और माइनॉरिटी कार्यकर्ता कहां गए जो पहले चुनाव में थे, आपके दूसरे चुनाव में थे? उनको तो आपने लात मार दी। आप तो सारे बनियों को आपने राज्यसभा में पहुंचाया।
आप तो जस्टिस की लड़ाई लड़ते लड़ते बनिया बन गए, यानी बनियों को जाना चाहिए, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन ये आपको सारे सिर्फ वही वही याद आए, आपको सिर्फ वही याद आए। तो ये आप और आरएसएस की तो बात हम सब समझ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस वाकई में आरएसएस बीजेपी को हराना चाहती है या बस वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली पार्टी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और रिजल्ट आ चुका है, भाजपा चुनाव जीत चुकी है। देखते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन आम आदमी पार्टी की ओर से कौन बनता है, क्योंकि राज्यसभा में जितने लोगों को उन्होंने भेजा, या दिल्ली सरकार में जितने मंत्री आपने बनाए, दलित को सिर्फ समाज कल्याण मंत्री आपने बनाया, कोई इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो जी नहीं, जी नहीं जी मिला। और दलित आयोग भी, एससी आयोग भी नहीं बना। जी स्कॉलरशिप के नाम पर खाली हवाबाजी हुई, कोई स्कॉलरशिप नहीं मिला। तो कुछ इस नहीं। समीक्षा तो आम आदमी पार्टी को भी करना है, और जो मोहल्ला क्लिनिक और शिक्षा का जो हाल है वो खैर एनीवेज। तो चलिए देखते हैं, आप भी तय कीजिए कौन बी टीम है, कौन सी टीम है और कौन ए टीम है। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। शुक्रिया सर, जी थैंक यू।